मायावती के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि मायावती के पावर में जाने के बाद से मीडिया उनके पीछे पड़ गया था। साल 1995 में दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि मायावती की एक 12 साल की गोपनीय बेटी है। दैनिक जागरण अखबार ने मायावती की 12 साल की बेटी की खबर पूर्व बीएसपी नेता के हवाले से छापी थी, जिसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। मायावती इस खबर से बेहद नाराज हो जाती हैं और लखनऊ में एक बड़ी रैली में दैनिक जागरण अखबार को उनकी कथित बेटी पेश करने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चुनौती दी डाली। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर लखनऊ के दैनिक जागरण के ऑफिस में तोड़फोड़ की। मायावती ने खुद को इस हिंसा से दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में दैनिक जागरण पर हमला करवाना चाहती तो उनके ऑफिस की एक भी ईंट नहीं बचती। उनका एक सिग्नल ही दैनिक जागरण को खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने भी मायावती से माफी मांगने से इंकार कर दिया था। मायावती के पार्टी कार्यकर्ताओं में इस दौर में गुस्सा था। मायावती की पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने शपथ ली कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इस घटना के लगभग 10 साल बाद दैनिक जागरण ने ही अपनी एक खबर की हेडलाइन में मायावती को चमारन कहा था। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उसके ऑफिस पर हमला किया। इस बार मायावती ने अखबार पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया, जिसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने माफी मांगते हुए कहा कि यह टाइपिंग एरर था। मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से दलितों को आगे बढ़ाया, उससे बीएसपी का जमीनी आधार मजबूत हो गया। साल 1996 लोकसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। उसने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती, 20 से अधिक % में वोट मिले, जबकि 10 साल पहले 1985 में उसे 2.4% वोट मिले थे। लगभग 10 साल पहले शुरू हुई पार्टी के लिए बड़ी सफलता थी। बीएसपी ने पंजाब में 3 सीटें, मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती। इस तरह उसके खाते में कुल 11 सीटें आईं। उसे देश भर में लगभग 4% वोट मिला। 1996 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ती है। इस गठबंधन में बीएसपी बड़ी पार्टनर थी और लगभग 300 सीटों पर लड़ी। वहीं कांग्रेस केवल 125 सीटों पर लड़ती है। जब नतीजे आते हैं तो 1993 में हुए पिछले चुनाव से बिल्कुल मिलते जुलते रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने के बावजूद बीएसपी को पिछली बार के बराबर 67 सीटें मिली। कांग्रेस की 33 सीटें आई। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के चलते एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के नतीजों में बीएसपी के लिए एक सीख छिपी हुई थी कि वो केवल दलितों के दम पर पावर में नहीं आ सकती, उसे अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। 1996 विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने के चलते काशीराम ने एक बार फिर से बीजेपी से संपर्क साधा। दोनों ने गठबंधन करके फिर सरकार बनाई। गठबंधन से पहले एक फॉर्मूला तैयार हुआ, जिसके तहत दोनों पार्टियों को 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद मिलना था। पहला नंबर बीएसपी की तरफ से मायावती का था, जिसके बाद मायावती 20 मार्च साल 1997 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती है। पिछली बार की तरह मायावती की सरकार ने इस बार भी बड़ी संख्या में स्मारक, पार्क, संस्थाओं और जिलों के नाम दलित नायकों पर रखे। काफी खर्च करके उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की लगभग 15,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई। दलितों के लिए कई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई। 2.5 लाख दलितों को पट्टे पर खेती की जमीन दी गई। इसके अलावा SC/ST एक्ट को कड़ाई से लागू किया गया। उन्हें केस लड़ने के लिए 6,000 रुपए की मदद दी गई ताकि वे आगे आकर ऊपरी जातियों के खिलाफ शिकायत करें। इस फैसले ने मायावती की दलितों के बीच एक मसीहा की छवि बना दी थी। अब यही सस्पेंस था कि क्या मायावती 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगी या फिर नहीं। मायावती ने पद छोड़ा और 21 सितंबर साल 1997 को बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह ने आते ही कई ऐसे कदम उठाए जिससे दोनों पार्टियों में टकराव शुरू हो गया। गठबंधन में दरार दिखने लगी। जब कल्याण सिंह ने SC/ST एक्ट को कमजोर किया और 6,000 रुपए की आर्थिक मदद को रोका तो बीएसपी के सब्र का बांध टूटा और उसने समर्थन वापस ले लिया। बीएसपी के समर्थन से कल्याण सिंह केवल 1 महीने तक मुख्यमंत्री रह पाए थे। मायावती और काशीराम का यह मानना था कि बीजेपी इतनी बटी हुई है कि उनके समर्थन वापस लेने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर जाएगी और चुनाव कराने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल्याण सिंह ने उस दौर में कई पार्टियों के विधायक तोड़े, जिसमें बीएसपी के भी 12 विधायक शामिल थे। इन सभी को मंत्री पद दिया गया और इसके चलते कल्याण सिंह की सरकार बच जाती है। इसके बाद बीएसपी के 5 और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं।
उस दौर में मायावती के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इसी बीच यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरने के चलते देश में मिडटर्म लोकसभा चुनाव हो गए। बीएसपी उस दौर में इस चुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो नतीजों में भी दिखा जब चुनाव में बीएसपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। उत्तर प्रदेश में पार्टी को पिछली बार के बराबर 20% वोट मिले, लेकिन उनकी सीट 6 से गिरकर 4 हो गई। मायावती खुद अकबरपुर की रिजर्व सीट से जीतने में कामयाब रही। पंजाब और मध्य प्रदेश में पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई जहां पर पिछली बार वो जीती थी। उत्तर प्रदेश के अलावा वो केवल हरियाणा में एक अंबाला सीट जीत पाई थी। उत्तर प्रदेश के नतीजों से मायावती को झटका लगा। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी बीएसपी को मिलने वाले मुस्लिमों के वोट के एक हिस्से को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। मुलायम और कल्याण सिंह ने मिलकर पार्टी के पिछड़ी जातियों के वोट को भी तोड़ा। दलितों के पिछली बार से अधिक बड़ी संख्या में बीएसपी के वोट करने के चलते उसका वोट शेयर पिछली बार के बराबर रह पाया था। इस चुनाव में देश भर में बीजेपी को सबसे अधिक 182 सीटें मिल पाई थीं। उसने कई पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद साल 1999 की शुरुआत में जयललिता की AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिरने खतरा मंडरा रहा था। बीजेपी ने कई अन्य पार्टियों को जोड़कर सरकार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अंत में सब इस बात पर आ गया कि बीएसपी के 5 सांसद किसको वोट करेंगे। 17 अप्रैल 1999 को वोटिंग से एक दिन पहले मायावती ने कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस के दौरान ऐलान किया कि बीएसपी वोटिंग से गायब रहेगी। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वो चिंता ना करें, उनकी सरकार को बीएसपी बचा लेगी। लेकिन अगले दिन जब वोटिंग होती है तब बीएसपी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मायावती कहती हैं कि वाजपेयी से कल्याण सिंह को बीएसपी को तोड़ने से ना रोकने का बदला लिया। सवाल उठने लगे कि मायावती ने पहले वाजपेयी से क्यों कहा था कि वो उनकी सरकार को बचा लेंगी और फिर उनके खिलाफ वोट कर दिया। इसके 2 कारण माने गए। पहला, काशीराम बीजेपी की सरकार गिराने पर अड़े थे, जिसके चलते मायावती को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा, और दूसरा, बीजेपी को झूठा भरोसा देना उनकी रणनीति का हिस्सा था, वरना उस दौर में बीजेपी बीएसपी को भी तोड़ सकती थी। मायावती को यह भी था कि बीजेपी की सरकार गिरने पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करवाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई और मायावती का यह सपना तब टूट गया। 1999 में फिर से मिडटर्म लोकसभा चुनाव होते हैं। काशीराम इस चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अंत में मायावती का यह फैसला सही साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 14 हो गई थी। यह मायावती की मेहनत का फल था। इससे काशीराम पर उनकी मोरल विक्ट्री माना गया, जो गठबंधन करने के बाद भी पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। लोकसभा चुनाव में काशीराम और मायावती के बीच चले आ रहे गुरु और शिष्य के रिश्ते की इक्वेशन यहीं से बदल जाती है। काशीराम का कद घटने लगता है और बीएसपी में मायावती का कद यहां से बढ़ने लगता है। बीएसपी ने भी अब उत्तर प्रदेश पर और ज्यादा ध्यान देने का फैसला कर लिया। साल 2000 आते आते बीएसपी के सारे बड़े फैसले मायावती ही ले रही थी, जिसका सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करवाना था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही थी, जिससे मायावती के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान होता जा रहा था। इसी बीच दिसंबर 2001 में लखनऊ में एक रैली में काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर पार्टी कमान उन्हें सौंप दी। इस समय तक काशीराम बहुत बीमार रहने लगे थे। बीएसपी में मुश्किल से ऐसे सीनियर नेता बचे थे जो मायावती को चुनौती दे सकते थे। काशीराम को अपनी तरफ करके मायावती पहले ही इन तमाम नेताओं को एक एक करके अलग थलग कर चुकी थी। अब बीएसपी पर मायावती का एक छत्रराज कायम हो चुका था। बीएसपी पूरी तरह से अपने हाथ में आने के बाद मायावती ने 2002 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया। उन्होंने पार्टी के वोटर बेस को बढ़ाने पर खास जोर दिया और दलितों के साथ साथ मुस्लिमों और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने ऊपरी जातियों और ओबीसीज को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट दिए। मायावती को इसका फायदा हुआ और नतीजों में बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। 23% वोट के साथ
98 सीटें मायावती जीतती हैं, लेकिन अभी भी सरकार अपने दम पर बनाने लायक सीटें नहीं थी। इसलिए मायावती ने एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन कर लिया। इस बार मायावती को पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रखने पर सहमति बनी थी और इस तरह 3 मई 2002 को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनती। मायावती के तीसरे कार्यकाल में ही आता है गुजरात दंगों का असर। मायावती ने बीजेपी के साथ ऐसे समय पर गठबंधन किया था जब 2002 में बीजेपी की सरकार में गुजरात के दंगे हुए थे और इसी के चलते भाजपा सियासत में अछूत सी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। इस मुद्दे पर वो शांत रही, जबकि खुद बीजेपी के सहयोगी तक हमलावर थे। इससे साफ लगा कि मायावती और उनके गुरु काशीराम के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था।